वेलकम पीपल, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड माय नेम इज़ विजय। तो हम पांचवा चैप्टर जो है चल रहा था उसका हम फोर्थ पार्ट बताएंगे आज आपको। और इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। अगर आपने को याद हो लास्ट में, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी थी। जैसे कि स्पेशली जो हम बता रहे थे वो हम बता रहे थे आपको राइस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, वीट के बारे में, मिलेट्स के बारे में कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। उसके बाद हमने मिलेट्स के बाद बाजरा, उसके बाद रागी, देन मेज़ और यहाँ पे मक्का, और फिर दालें जो डिफरेंट टाइप की, अरहर है, उर्द है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस करा था। तो अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो चौथा पार्ट ये कवर हो रहा है वो कवर इसलिए हो रहा है क्योंकि और भी डिफरेंट टाइप ऑफ फसलें हमारे भारत में हमें देखने को मिलती है। तो जो हमें देखने को मिलती है ना, उसमें से कुछ ऐसी फसलें हैं जिन्हें आप कैश क्रॉप भी बोल सकते हैं, और कुछ ऐसी फसलें हैं जो भारत के अंदर उगाई जानी ज़रूरी होती है। तो वो चीज़ें हमें कवर करनी है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ हमारे साथ जुड़िएगा। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और साथ में टेलीग्राम पे नोट्स हैं, तो आप ज़रूर उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करिएगा, वहाँ पे भी जाइएगा। तो अब हम बात करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल सीड्स। अगर आप देखें, ऑयल सीड्स होते हैं मतलब कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनसे हम स्पेशली तेल निकालने का इस्तेमाल करते हैं। तो भारत के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करें तो मस्टर्ड है जो भारत के अंदर टोटल जो उगाया जाता है 14% टोटल क्रॉप्ड इन द एरिया ऑफ द कंट्री। भारत के अंदर लगभग 14% जो है ऑयल के रूप में मस्टर्ड का इस्तेमाल, सोयाबीन का इस्तेमाल, सनफ्लावर का इस्तेमाल, और इसके अंदर भी डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली हम मूंगफली का इस्तेमाल भी जो है वो तेल निकालने के लिए करते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कुछ ऐसी फसलें भी हमारे भारत के अंदर है जो सीड्स के लिए इस्तेमाल करी जाती है, और सीड्स से हम क्या कहते हैं, फिर तेल निकालते हैं। तो ऑयल सीड्स स्पेशली इस पर डिस्कशन होगा। और उसके बाद और भी फसलें हैं, इसमें आज हम पूरी तरीके से फसलों को कवर कर लेंगे। फसलों वाला टॉपिक हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या समझ लिया, हमने समझ लिया कि क्रॉप्स जो है टुगेदर ऑक्यूपाई करती है 14%। तो सबसे पहले अगर हम मूंगफली की बात करें तो बहुत टाइम पहले मुझे भी लगता था कि जो मूंगफली है ना, मूंगफली पेड़ों पे लगाई जाती है, जबकि ऐसा फैक्ट नहीं है कि मूंगफली पेड़ों पे उगती है। असल में मूंगफली ज़मीनों के अंदर लगाई जाती है। एंड मूंगफली भी एक ऐसी फसल है जो हमें तेल देती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। खाना बनाते हैं तो किसी भी खाने के अंदर आप नोटिस करेंगे, घर के अंदर जो नॉर्मली आप देखते हैं खाना बनता है उसमें तेल का डालना कंपलसरी होता है। बालों के अंदर भी तेल लगाते हैं, शरीर में भी तेल लगाते हैं, तेल हम पीते भी हैं, खाते भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में हम तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले मूंगफली के बारे में। तो मूंगफली विश्व के अंदर अगर देखा जाए तो भारत के अंदर इसका स्पेशली 17% भारत के अंदर उगता है। ये लार्जली रेन फीड खरीफ क्रॉप्स है, और ये ड्राई लैंड पे भी उगती है। मतलब ये ऐसी क्रॉप्स है दोनों सीजन में लगाई जा सकती है। और उसके बाद अगर इसको देखा जाए तो इसका टोटल एरिया भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3.6% है। मतलब बहुत छोटे से ही जगहों में इसको उगाने पे हम देख सकते हैं। और यहाँ पे मूंगफली की पैदावार स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पे तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु के अंदर अधिक है, जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था जो है, सिंचाई की जो व्यवस्था है वो पार्शियली देखने को मिलती है, मतलब नॉर्मली देखने को मिलती है। फिर भी आप देखेंगे कि तमिलनाडु के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर उगाया जाता है। और ये अभी स्टैटिक्स जो है, स्टैटिक्स ये बता रहा है रिसेंटली का स्टैटिक्स के मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर के इलाकों के अंदर ऐसी फसलों को देखा गया है। ठीक है, तो इतना आप देख सकते हैं। ये मूंगफली के बारे में है। मूंगफली आप सभी लोग ठंड के अंदर भी खाते ही होंगे, तो ये मौसम अभी मूंगफली का ही आने वाला है कुछ टाइम के बाद। तो ये चीज़ें आप देखने की मिलेंगी आपको। दूसरा, अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों तो आप देखेंगे कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपको किस्सा गौतमी की स्टोरी याद होगी। तो किस्सा गौतमी की स्टोरी में गौतम बुद्ध ने यही कहा था किस्सा गौतमी को कि अगर आपके बच्चे को ज़िंदा करना है तो आपको एक मुट्ठी जो है सरसों के दाने लेके आने, और जैसे मैं आपका बच्चा जो है ज़िंदा कर दूंगा। लेकिन सही मायने में सरसों एक कॉमन चीज़ होती है जो हर किसी के घर में मिलती है। पर किस्सा गौतमी को ये बोला गया था कि आपको सरसों उस घर से लेके आना है जिस घर के अंदर किसी की डेथ ना हुई है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो किस्सा गौतमी को वहाँ से एक मैसेज मिला। सो दैट इज़ वाई सरसों उस टाइम पे जिक्र हो रखा था। सोचिए तो सरसों कितने टाइम पीरियड से लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे ऑयल के रूप में। तो इसीलिए बच्चा जब पैदा होता है तो उसके शरीर में भी सरसों के दानों को रगड़ के उसकी हड्डियों को मजबूत किया जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। सरसों इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फसल है। सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, मतलब इसी एरिया के अंदर ये क्रॉप्स को देखा जा सकता है। ज़्यादातर राबी के सीज़न में ग्रो होता है, यानी कि ठंड के मौसम में हल्की फुल्की बारिश मिल जाती है इसको तो काफ़ी अच्छा ये हो जाता है। दीज आर फोस्ट सेंसिटिव क्रॉप्स। मतलब फोस्ट मतलब हो गया ऐसी जो
ठंड संवेदनशील फसलें हैं। मतलब ये ऐसी क्रॉप है जो आप देखेंगे कि ईयर टू ईयर जो है इसको बदलता रहता है, लेकिन ठंड वाली जगहों के अंदर ये उगता है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसको उगने में, ठीक है। और 52 कह रहा हूँ 2.5% क्रॉप्ड एरिया, मतलब मूंगफली से भी कम एरिया जो है हमारे भारत के अंदर ये कैप्चर कर पाता है। और आप देखिए तो ज़्यादातर क्योंकि राबी फसल है तो पानी तो चाहिए इसको। और यहाँ पे ये बताने की कोशिश करिए दो तिहाई हिस्से जो हैं, 2/3 हिस्से पे ही अगर आप मतलब जैसे कि आपने सिंचाई के लिए 2/3 हिस्से पे भी अगर आपने सिंचाई कर दी तो कोई दिक्कत नहीं होती है इसको, ये आसानी से इन चीज़ों को कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ हो गई, किसके बारे में हो गया ये हो गया आपके क्या कहते हैं ऑयल सीड्स के बारे में, सरसों के बारे में। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें जिससे हम सरसों लेते हैं जैसे कि सोयाबीन है और सनफ्लावर है, तो दोनों चीज़ जो है इनसे भी सरसों निकाला जाता है, सॉरी इनसे भी तेल निकाला जाता है। और ये भी आप देखें कर्नाटका, तमिलनाडु ऐसी जगहों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ऑयल निकाला जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तेल की फसलें हैं जो भारत के अंदर इस्तेमाल होती है। उसके बाद आती है फाइबर क्रॉप्स। आप देखेंगे फाइबर क्रॉप्स जो होती है सब रेशेदार फसलें बोलते हैं। अगर आपने शरीर के ऊपर कपड़ा पहना तो आप नोटिस करेंगे फाइबर क्लोथ्स की वजह से, क्योंकि कॉटन की जितनी भी चीज़ें, आप कॉटन का कपड़ा पहनते होंगे तो कॉटन अगर जिससे भी बन रहा है तो वो एक फाइबर क्लॉथ्स की वजह से, सॉरी फाइबर क्रॉप की वजह से बन रहा है। आपके घरों के अंदर कपड़े होंगे ऐसे कुछ फाइबर के, कुछ बोरियां होंगी, कुछ रस्सियां होंगी, कुछ बैग होंगे, है ना। तो आप नोटिस करेंगे कि आज की डेट में इसका परसेंटेज कम होता जा रहा है, ऐसे कपड़े, बोरे और थैलों का, क्योंकि ऐसा देखा जाए कि वेस्टर्न मार्केट के अंदर एक तो ये अपनी जगह बना नहीं पाए हैं, दूसरा अगर आप लोगों को बोला जाए कि आप ऐसे नॉर्मली से खादी के कपड़े पहने डेली तो आप कभी नहीं पहनेंगे, आपको वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना ज़्यादा पसंद होगा और जो इजी टू लुक हो, है ना। और इसमें मतलब आपको वेरिएशन देखने को मिलते, ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं आपके पास, क्योंकि ये हैंडमेड होते हैं, ज़्यादातर हैंडमेड बनाए जाते हैं। दैट इज़ वाई इनका कॉम्पिटिशन मतलब सामान जो है ज़्यादातर बनता नहीं है इतना, जितना इसमें मेहनत लगता है उतना ये बिक नहीं पाता। लेकिन ये फाइबर जो क्रॉप्स होती है ये फिर भी हमें उगानी पड़ती हैं, क्योंकि ये हल्के फुल्के ट्रेड में इस्तेमाल में भी लाई जाती है। तो कॉटन और जूट दो ही फसलें हैं हमारे भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। कॉटन के बारे में आपको पता हो, अंग्रेज़ लोग हमारे भारत में कॉटन की वजह से ही आए थे। उन्हें कॉटन पता था कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर भारत के अंदर कॉटन अवेलेबल है। वो रॉ कॉटन उठा के हमारी कंट्री से अपनी कंट्री में लेके जाते थे, तो ये तो आपको पता ही अच्छे तरीके से, और फिर वो कपड़े बना के हमारी कंट्री में बेचते थे। मतलब अलग ही सीन चल रहा था। तो कॉटन इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप्स, एक उष्णकटिबंधीय फसल है ये, ठीक है। अभी कैसी है मैंने पहले ही बताया हुआ है, खरीफ मौसम में इसे उगाया जाता है और इसको उगाने के लिए आप देखेंगे सेमी एरिड जोन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, ठीक है। तो इसलिए ब्लैक सॉइल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुजरात के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास, कर्नाटका के आसपास और राजस्थान जहाँ पानी की कमी बहुत है, क्योंकि सेमी एरिड जोन है ना, वहाँ पे ही इसको देखने को मिलता है हमें। तो वहाँ पे तमिलनाडु के कुछ इलाके हैं तो वहाँ उगता है ये, और यह ब्लैक सॉइल अगर जहाँ पे हो तो बहुत अच्छा है। तो इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड प्रोड्यूशन ऑफ द कॉटन आफ्टर द चाइना। मतलब चाइना, क्योंकि भाई सबसे पहले रेशम का कीड़ा कहाँ मिला था, वो चाइना में मिला था। तो सिंपल सी बात है, रेशम बनाने की सबसे पहली प्रक्रिया चाइना में थी, उसके बाद हमारे भारत में आई। तो चाइना के बाद हम ही लोग जो हैं सबसे अच्छा फाइन कॉटन जो है वर्ल्ड के लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। प्लेसेस अगर आपसे पूछे तो आप गुजरात याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है मिल वर्कर ने, कॉटन मिल वर्कर ने वहाँ पे क्या कहते हैं मूवमेंट चलाया था, अहमदाबाद मूवमेंट हुआ था। वो क्यों हुआ था, गांधी ने इसलिए करा था, कहीं पे क्रॉप की प्रॉब्लम थी, कहीं पे मिल वर्कर के कॉटन में जो काम कर रहे थे उनकी प्रॉब्लम थी। तो उससे भी आप याद रख सकते हैं कि कॉटन कहाँ उगाया जाता है, ठीक है। तो कंट्री के अंदर अगर देखा जाए तो कंट्री के अंदर इसका परसेंटेज 4.7 है। तो ये दोनों क्रॉप के कंपैरिजन में जो अभी हमने पढ़ा कॉटन, उसके बारे में क्या कहते हैं फाइबर के बारे में, और उसके बाद ऑयल सीड्स के बारे में, तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा इलाका कॉटन का है। कॉटन के लिए अगर आप देखें तो कॉटन के बाद जूट आता है, जूट से ये चीज़ें बनती है। तो जूट से मोटे कपड़े, बैग, बोरे, ये सजावटी सामान, ऐसे कुछ सामान जो है वो बनते हैं कॉटन से, सॉरी क्या कहते हैं जूट से। तो कैश क्रॉप है, इसको खाया नहीं जा सकता, स्पेशली बेचा जाता है। तो इसलिए वेस्ट बंगाल के पार्ट में आप बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ऐसे जूट के क्रॉप्स को देखेंगे। तो जूट का प्रोडक्शन जो है 3/5 वाला हिस्सा जो है वो बताते हैं कि इतना परसेंटेज जो है भारत के अंदर उगाया जाता है। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं लगभग 60% बता रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये होगा, ये कुछ और होगा, लेकिन इतना परसेंटेज जो है उगाया जाता है। बुक के अंदर मेंशन कर रखा होगा इसके बारे में भी।
और उसके बाद ये सेम इलाका अगर आप देखें तो ये इलाका जूट का है, ये इलाका जूट का है। यहाँ पे जूट सबसे बड़ी मात्रा के अंदर, क्योंकि पश्चिम बंगाल है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ी मात्रा के अंदर जूट उगाया जाता है। तो आप इतना समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ पश्चिम बंगाल है तो इसलिए 0.5। उसके बाद बात करते हैं गन्ने के बारे में। गन्ना एक इम्पॉर्टेंट फसल है। गन्ना इंपॉर्टेंट फसल क्यों है भाई? गन्ना इंपॉर्टेंट फसल इसलिए कि चीनी, सुबह रोज़ आप चाय पीते होंगे तो चाय पीने के लिए चीनी की ज़रूरत पड़ती है, और चीनी के लिए हमें चाइना जाने की ज़रूरत नहीं है। चीनी के लिए हमें चीनी बनाने के लिए हमारे भारत में गन्ने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ वाई गन्ना जो है एक इम्पॉर्टेंट फसल है। तो गन्ने के बारे में आइए बात करते हैं। गन्ना, शुगर कैन, ये भी ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल क्रॉप में से एक सेमिड ह्यूमिड रीजन के अंदर है। मतलब ये ऐसा है कि ये ऑल टाइम है, इसको बस पानी मिलता रहे, पानी मिलता रहे, और ये सालों साल उगता रहेगा। तो इसीलिए इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे प्रोड्यूसर है इसका। पहले नंबर पे कौन है? यू कैन कमेंट दिस, पहले नंबर पे कौन है, ठीक है, जो गन्ना उगाता है? चाइना में भी हो सकता है। दुनिया का 23 प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड का वो भारत से ही होता है। बाकी जो रेस्ट परसेंटेज बचती है यानी कि 77 समथिंग वो दूसरे पार्टों से आती होगी। भारत के अंदर आप देख सकते हैं स्पेशली क्या कहते हैं यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, और उसके बाद यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे आपका क्या कहते हैं ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र, थोड़े बहुत गुजरात का इलाका। बस पानी मिलता रहना चाहिए तो वहाँ यहाँ ये उग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश में कुल अगर हम देखें तो 2.4% हम ही क्या कहते हैं अपने एरिया के अंदर, टोटल एरिया के अंदर हम इसे उगाते हैं। पूरे वर्ल्ड का मतलब सॉरी भारत का पूरा हिस्सा ऑल टाइम क्रॉप है। आपके इलाकों में भी ये उगती होगी, आप गन्ना भी खाते होंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे दूसरा फसल है हमारा चाय। चाय आप डेली लाइफ में, जैसे मैंने बताया कि भाई गन्ने का इस्तेमाल होता है चीनी के लिए, तो चाय तो बनेगी चीनी की वजह से ही। तो चाय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फसल है एक चाय भी। तो चाय की शुरुआत अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है प्लांटेशन क्रॉप है चाय ये। और यहाँ पे चाय जो है वो एक उसका एक पत्ता है जो हाईएस्ट कंटेन करता है कॉफिन। आप देखते हैं चाय पीने के बाद आपको थीन और कॉफिन मिलता है। थीन मतलब टेटीन लिखा हुआ है इसमें, पर थीन बोलते से। टेटीन और कॉफिन, जब चाय पीते हैं आपको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। एनर्जी जो मिलती है वो चाय के अंदर, पत्ते के अंदर, चाय के पत्ते के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसकी वजह से आपको एकदम से एक्साइटमेंट होते हैं और एकदम से आपको काम करने का मन करता है। तो ये थीन नामक चीज़ है जो आप देखेंगे, तो ये चीज़ है इसके अंदर। और यहाँ पे हिली एरिया के अंदर, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ये ग्रो होता है। स्पेशली असम का इलाका सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे हैवीएस्ट रेनफॉल होती है। तो भारत के अंदर हैवीएस्ट रेनफॉल असम के अलावा भारत में कहाँ होती है, मतलब असम में ही कहाँ होती है, पूरे भारत में कहाँ होती है, उसे कमेंट करके बताइएगा तो आपको समझ में आएगा। बद्री और बुद्धदेव के अंदर भी चीज़ें पूछी हुई थी, अब वहाँ से भी देख के मुझे बता सकते हैं कि भारत के अंदर सबसे हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है। वैसे तो जहाँ पे रेनफॉल अच्छा होता है वहाँ पे इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी देखी गई है। तो असम के अंदर ये बहुत बड़ी मात्रा के अंदर देखा गया। एंड मुझे भी एक बार चांस मिला था टी गार्डन देखने के लिए, तो मैं भी वहाँ विज़िट करने के लिए गया था, मैंने भी वो गार्डन देखा था। तो उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे 28% जो है 28% वर्ल्ड का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर आता है। मतलब ये हम कहीं ना कहीं चीनी से भी ज़्यादा प्रोडक्शन इसका करते हैं। तो आप स्पेशली देख सकते हैं कि यहाँ पे असम का इलाका जो है सबसे ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही है, और कहीं हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में असम ही है जहाँ पे क्षेत्रफल भी बड़ा है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती इसी की होती है। सबसे महंगी चाय चाइना के अंदर मिलती है। मतलब चाइना में एक ऐसा, मतलब जो भी चाय का प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ से शुरुआत हुई है उसकी, तो सिंपल सी बात है। तो वहाँ से वहाँ पे एक बोलता है करोड़ों की चाय है, वो बहुत महंगी चाय बनाते हैं, वो भी पता नहीं कौन सी चाय है, समझ में नहीं आता कि पीने के बाद इंसान अमर हो जाता है क्या उसके, तो ये पता नहीं कुछ हो सकता होगा शायद से। तो इंडिया के बाद श्रीलंका और चाइना के बाद इंडिया जो है तीसरे नंबर पे आता है चाय के प्रोडक्शन में। तो यानी कि श्रीलंका भी अच्छा है और चाइना भी अच्छा है, पर चाइना में सबसे महंगी चाय बिकती है। पता नहीं कौन सी चाय पत्ती होगी, मुझे ढूंढनी पड़ेगी, वही चाय पीनी है मुझे लगता है। कभी मौका मिलेगा आपको तो ज़रूर पिएगा, करोड़ों की चाय है वो, मुझे मौका मिलेगा तो मैं ही पीऊँगा, देखते हैं अमर होते कि नहीं होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अब बात करेंगे कि यहाँ पे जो टोटल एरिया अंडर है वो 52% ऑफ द क्रॉप अंडर दिस एरिया। तो ये 53% मतलब पूरा का पूरा आप देखेंगे, पूरा का पूरा आसाम का इलाका जो है ये उग रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद बात करते हैं कॉफ़ी की। तो ऐसा नहीं है कि
आसाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ चाय मिलती है। हर कोई चाय पीना पसंद नहीं करता है। आप देखेंगे ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर, ऑफिस के अंदर काम करने वाले बंदे चाय नहीं पीते, कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो हमारे भारत के अंदर क्या कहते हैं, अब्रेका, उसके बाद रोबस्टा और लिब्रेका, मतलब ये 3 नाम है कॉफ़ी के। माफ़ी चाहूँगा अगर नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन ये 3 टाइप की कॉफ़ी जो है हमारे भारत के अंदर मिलती है। एंड सबसे ज़्यादा फेवरेट जो इसमें से मिलती है, सबसे ज़्यादा फेवरेट आई थिंक क्या कहते हैं, ये वाली सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, तो ये वाली सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इनमें से कौन सी फेवरेट है आप भी कमेंट कर सकते हैं, आपकी कौन सी फेवरेट है। ठीक है, तो आपने नेस्कैफे, फलाना ढिमकाना इनका नाम सुना होगा, लेकिन वो ब्रांड है, पर वो कॉफ़ी 3 टाइप की इनमें से किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या किया जाता है कि इसको गरम करा जाता है, भूना जाता है, जैसे कि होता है ना बालू में आप भूनते हैं, भूनने के बाद इसको पाउडर बनाया जाता है, फिर कुछ केमिकल मिलाया जाता होगा जिससे लंबे समय तक ये ख़राब ना हो, और फिर आपको मार्केट में से बेचा जाता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं डेट वेट पे बच्चे जाते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे कैफ़े कॉफ़ी डे के अंदर मिलने का सीन होता है, तो वहाँ पे इसी टाइप की कॉफ़ी का आपका बेवकूफ़ बना दिया जाता है और आपको 100-150 रुपये की एक कॉफ़ी दी जाती है ना। तो बहुत दिक्कत वाली बात है हमारे भारत में कपल्स के लिए। तो दूसरा यहाँ पे कॉफ़ी सर ट्रिपिकल प्लांटेशन क्रॉप, तो ये आप देख सकते हैं, सॉरी टिपिकल नहीं, टॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है। कॉफ़ी को देख के मेरा भी मन थोड़ा सा अलग हो गया। अच्छा, दूसरा यहाँ पे कि क्या कहते हैं, इंडिया के अंदर लगभग 33.7% का क्रॉप जो है वर्ल्ड का, वो हमारे भारत के अंदर इन्हीं का ही उगता है। तो ये है, और ये जैसे कि मैंने बता दिया कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है, तो इसमें से कर्नाटका एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो है हमें देखने को मिलता है। विली वोंका को कॉफ़ी ढूंढना था, अगर आपको याद हो, विली वोंका एक कैरेक्टर था, आपके बचपन में आपने स्टोरी सुनी होगी विली वोंका के बारे में। वो भी जब कॉफ़ी पाउडर को ढूंढने गया था तो कर्नाटका के अंदर ही गया था, तो उसके बारे में जिक्र है बहुत अच्छा तरीके से। विली वोंका बहुत ही खतरनाक बंदा था मेरे पास्ट में। तो ये कर्नाटका आप प्लेस देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पे ही कॉफ़ी पाउडर जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है, मतलब उगता है। ठीक है, तो भाई इतना हो चुका है, ये वीडियो का हमारा 4th पार्ट था। वीडियो के 5th पार्ट में भी हम काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं कि नेशन बिल्डिंग से प्रॉब्लम क्या हुई थी, तो उसका क्या क्या फ़र्क पड़ा था। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है तो बच्चों को भी दिक्कत हो जाती है ना। तो इसीलिए अभी आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। दिस इज इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द 5th पार्ट। और 5th पार्ट ये चैप्टर लास्ट होगा, उसके बाद हम वर्ल्ड वाली बुक को उठाएंगे, उसको कवर करेंगे। दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अनदर पार्ट। दिस इज इट।